हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका जनरल हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन क्यों होता है, किस कारण से होता है, किस प्रकार की सेल्स में होता है और कितने टाइप्स का होता है। आज हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, जिसका थोड़ी सी मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि किस तरह की सेल साइकिल होती है। तो सेल साइकिल में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, तो हमने उसको सेल साइकिल में क्या पढ़ा था कि डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स and division of nucleus and cytoplasm। अगर हम उस डेफिनेशन को देखें कि सेल साइकिल इज द प्रोसेस वेयर कंप्लीट या वेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि जब सेल को डिवाइड होना होगा, जब सेल डिवाइड होगी तो सबसे पहले वो डिवाइडेशन के लिए जिस मटेरियल की जरूरत होगी, उन मटेरियल को उसको क्या करना पड़ेगा, सिंथेसिस करना पड़ेगा। और वो मटेरियल क्या है, जीनोम। जीनोम का मीन्स यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डीएनए, है ना, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहेंगे, वो डबल होगा, यानी डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम। एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, हमने हमारे यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन्स और रिलेटेड एंजाइम्स। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, जितने भी आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड की जरूरत पड़ेगी और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, हिस्टोन प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस। तो अदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी जरूरत पड़ेगी उनका फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट ये बन जाएंगे उसके बाद क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये सेल है, इस सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। और फिर इसके बाद ये जो बाहर का जो मटेरियल है हम इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल में वो सारे इवेंट इसके अंदर आते हैं, जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम भी होता है, जिसमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी फॉर्मेशन होता है, जिसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस भी होता है और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, तो हम सेल साइकिल को एक फ्लो डायग्राम से समझते हैं। हम उसको एक एक करके उन सारे जो फेजेस है उनको हम रिपीट करेंगे कि क्या चीज है। तो अब हम सेल साइकिल को जो है, सेल साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम देखें कि एक सेल को अगर डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 24 आवर्स सेल को डिवाइड होने में लगते हैं। यहाँ हम सेल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरफेज और दूसरी आती है एम फेज। एम का मीन्स होता है माइटोटिक फेज, है ना, डिवीजन फेज। एम का मतलब होता है माइटोटिक या डिवीजन फेज, यहाँ पर डिवाइडेशन होता है। इंटरफेज की जब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं इंटरफेज पर। और नॉर्मली रिलेटेड, अगर इससे हम सेल साइकिल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इंटरफेस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
इंटरफेज, इंटर का मतलब होता है बीच का। जब दो डिवीजन होते हैं, ये सेल है, मान लिया ये सेल है, ये सेल 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गई। अब ये क्या रहेगी, यहाँ पर रेस्टिंग फेज में रहेगी और इसके बाद वापस ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये जिस फेजेस में है कि एक ये डिवीजन है और एक ये डिवीजन है, तो 2 डिवीजन के बीच का जो पार्ट है, बीच का जो टाइम है, उसको हम किसमें, बीच की जो फेज है उसको हम किसमें डालते हैं, इंटरफेज में। एक और एग्जांपल देके हम यहाँ देखो, जब हमारे स्कूल आते हैं हम तो 8 पीरियड्स होते हैं, 8 पीरियड्स में से 4 पीरियड्स पहले और 4 पीरियड्स बाद में, और बीच में क्या होता है, इंटरवल होता है। तो इंटरवल जो होता है, इंटरवल वो क्या है कि 2 जो हमारे पढ़ाई वाले पीरियड हैं उन दोनों के बीच का है। तो यहाँ पर भी हम इंटरफेज किसको कहेंगे, 2 जो डिवीजन है, 2 डिवीजन के बीच की जो फेज है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेज। ठीक है, अब ये इंटरफेज क्या है, क्या होता है इस फेज में, तो हम इस इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। प्रिपरेशन समझते हो ना, प्रिपरेशन का मीन्स क्या होता है, तैयारी। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज यानी तैयारी अवस्था, है ना, तैयारी अवस्था। प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी क्या करती है, तैयारी में क्या करते हैं। देखो हमारे को कहीं जाना होता है, हम कहीं दूसरे सिटी में अगर जा रहे हैं तो हमारा बैग पैक करते हैं कि हमें जिस सामान की जरूरत है उस सामान को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो उस सामान को हमारे बैग के अंदर पैक कर लेते हैं। तो अब इसको भी यहाँ जस्ट इंटरफेज के बाद क्या होना है, सेल को डिवाइड होना है। तो सेल क्या करती है, इस इंटरफेज में प्रिपरेशन करती है उस मटेरियल की कि जब इनका डिवाइडेशन होगा तो उसके लिए जिन मटेरियल की जरूरत रहेगी उन मटेरियल को क्या करती है, उन मटेरियल को बनाने, फॉर्मेशन का काम करती है, उनको लेने का काम करती है कि किन किन मटेरियल की जरूरत होगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, इंटरफेज, अगर किसी सेल को 24 आवर्स लगते हैं पूरी सेल को डिवाइड होने में, तो सेल यहाँ पर 23 आवर्स जो है ये सेल क्या करती है, प्रिपरेशन करती है। ठीक है, और 1 आवर में ये क्या करती है, डिवाइडेशन हो जाती है। तो अब ये किस तरह का अगर हम इसको देखें कि ये इंटरफेज जो है ये किस तरह की हमें दिखाई देती है, तो ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमेटिन नेट, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये सेल है। तो ये इस तरह की हमें इंटरफेज में दिखाई देती है। हमें लगता है कि ये कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है सेल डिवीजन का, ये ऐसा लगता है जैसे ये इनएक्टिव फेज में है, लेकिन ये क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव से मतलब ये अंदर ही अंदर क्या करती है, अपनी प्रिपरेशन करती है। बाहर से देखेंगे हम इसको तो ये सेल इस तरह की हमें दिखाई देगी, लेकिन जब ये अंदर ही अंदर क्या करती है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और अंदर ही अंदर अपनी तैयारी करती रहती है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी फेज कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, एक रेस्टिंग फेज कहेंगे। लेकिन ये रेस्टिंग फेज में भी क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। ऑल द प्रिपरेशन, सारे प्रिपरेशन जो कि रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन के लिए, वो सारे प्रिपरेशन कहाँ होती है, इंटरफेज के अंदर होती है। ठीक है, तो इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू डिवीजन, 2 mitotic division. It is also called preparatory phase, resting phase. It is a resting phase but metabolically active preparatory phase. It's also known as preparatory phase because all the preparations which are important for cell division, वो सारे जो प्रिपरेशंस है वो क्या होते हैं, इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर क्या क्या
क्या प्रिपरेशन होते हैं, तो हम वो देख लेते हैं क्या क्या प्रिपरेशन है। तो इंटरफेज को हम 3 सब फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। 3 सब फेजेस कौन कौन सी है? G1 फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, सेकेंड है एस फेज। एस फेज का मतलब है सिंथेटिक फेज, और थर्ड है G2 फेज या सेकेंड ग्रोथ पीरियड। ठीक है, G1 फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, एस फेज सिंथेटिक पीरियड या सिंथेटिक फेज, और थर्ड है G2 फेज या सेकेंड ग्रोथ पीरियड। अब हमारे पास क्या आता है कि इनमें क्या होता है। अभी मैंने कहा कि अगर 24 आवर्स लगते हैं तो 23 आवर्स में ये केवल कहाँ रहती है? इंटरफेज के अंदर रहती है। तो जब अपन फर्स्ट ग्रोथ पीरियड की बात करते हैं तो 23 आवर्स का मैक्सिमम टाइम जो है वो कौन लेता है? इट्स टेक मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? G1। ठीक है, अब हम G1 में क्या होता है? तो G1 में क्या होता है? G1 में क्योंकि हमारे पास हमको क्या सिंथेसिस करना है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। तो इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से रिलेटेड जो नाइट्रोजनी बेसिस है, जो एंजाइम्स है, उन सब का फॉर्मेशन कहाँ होता है? उनसे यहाँ डीएनए फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, केवल उनसे रिलेटेड जो है जैसे प्रोटीन हुआ, इन सब का फॉर्मेशन यहाँ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सिंथेसिस एंड कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजनी बेस, क्योंकि डीएनए किससे बना है? नाइट्रोजनी बेस एंजाइम्स which are required for DNA, RNA and protein synthesis। ठीक है, तो DNA, RNA एंड प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जितने एंजाइम्स, नाइट्रोजनी बेसिस, इन सब की जिसकी भी जरूरत होगी, उन सब का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इस G1 फेज में होगा, और ये सबसे ज्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो अब हमारे 23 आवर्स का सबसे ज्यादा टाइम जो है वो G1 के पास होगा। G1 में क्या बनेगा? सिंथेसिस एंड कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजनी बेसिस एंड एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम, जितने भी नाइट्रोजनी बेसिस इनकी जरूरत होगी, उन सब का फॉर्मेशन कहाँ होगा? G1 के अंदर होगा। ठीक है, ये G1 का प्रोसेस हुआ। अब हमारे पास प्रोसेस आता है, मैं यहां लिख रही हूं एस का, एस फेज। एस का मतलब है सिंथेटिक फेज कहते हैं हम इसको। सिंथेसिस क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर मेनली किसका सिंथेसिस होता है? डीएनए। मोस्टली हमारा जीनोम जो है इसी डीएनए का बना है, तो यहाँ डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, डीएनए यहाँ पर जो अगर 2 कार्बन डीएनए है तो डीएनए का डुप्लीकेशन, या अपन कहते हैं ना डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, कहाँ होता है? इस एस फेज के अंदर होता है। ठीक है, तो एस फेज में अगर 2 कार्बन वाला या 2 कार्बन वाला डीएनए है तो वो 4 कार्बन वाला डीएनए बन जाएगा। ठीक है, इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए अगर 2 कार्बन है तो ये 4 कार्बन हो जाता है। ठीक है, ये इंक्रीज होके 4 कार्बन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो डीएनए अमाउंट बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी वही रहता है। और
जो हम ये कहते हैं कि डिप्लॉइड सेल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये भी रिमेन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर सेल में 2n क्रोमोसोम नंबर है तो 2n ही रहेंगे। डीएनए की डुप्लीकेशन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होंगे या नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज नहीं होंगे। केवल इस फेज में, सिंथेटिक फेज में डीएनए का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन नीट में 2 या 3 बार आ चुका है कि डीएनए का सिंथेसिस जो है वो इंटरफेज की किस फेज में होता है, तो वो एस फेज में होता है। डीएनए से रिलेटेड जो मटेरियल है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो G1 फेज में होता है। आपको याद रखना है एस फेज में जो डीएनए का जो अमाउंट है वो अमाउंट 2 कार्बन से क्या हो जाता है, 4 कार्बन हो जाता है। अमाउंट बढ़ जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम है। पहले भी 46 थे, अभी भी 46 है। और जो क्रोमोसोम की जो प्लॉइडी है वो भी क्या रहेगी, डिप्लॉइडी रहेगी। 2n क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हुआ एस फेज के बारे में। अब हमारे पास थर्ड आता है G2 फेज। ये इसका सबसे कम टाइम जो है वो G2 फेज में लगता है। G2 फेज में किसका फॉर्मेशन होता है, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन और एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी रिलेटेड प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इनटू G2 फेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इंटरफेज अगर नहीं हो तो माइटोटिक फेज नहीं आ सकती, बिकॉज सारी प्रिपरेशन जो है वो इंटरफेज पर डिपेंड है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, G1, S and G2. G1 is first growth period, take a maximum time. क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ कलेक्शन of nitrogen bases, proteins, enzymes का formation which are related to protein synthesis, RNA synthesis और DNA synthesis। ठीक है, DNA, RNA और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितने भी रिलेटेड प्रोटीन, जितने भी रिलेटेड एंजाइम्स हैं उनका फॉर्मेशन, जितने भी रिलेटेड नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी क्षार जिसको हम कहते हैं बेस, उनका फॉर्मेशन G1 में होता है। S is called a synthetic phase. Synthesis of DNA is related to S phase. ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम इसमें होता है। डीएनए अमाउंट 2 कार्बन से 4 कार्बन हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर इक्वलेंट रहते हैं नॉर्मल सेल में। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें भी 46 ही रहेंगे। प्लॉइडी की बात करें तो यहाँ पे ये डिप्लॉइडी फॉर्म में है, तो ये डिप्लॉइड फॉर्म में ही रहेगी। केवल अमाउंट ऑफ डीएनए इज चेंज्ड, 2 कार्बन से 4 कार्बन चेंज हो जाता है। यानी किस कारण से, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम या डीएनए रेप्लिकेशन से। या आपके पास इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज टेक प्लेस सिंथेटिक फेज। ठीक है, डीएनए जब अपने जैसी सेल्फ अपनी जो कॉपी बनाता है हम उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए अपना जैसा डीएनए जब बना रहा है तो उसे हम कहेंगे डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम या डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है, हमारे अंदर डीएनए ही ऐसा मटेरियल है जो अपनी सेल्फ कॉपी तैयार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम आज इंटरफेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी क्वेरी आपको हो तो व्हाट्सएप पे लिख दे, मैं आपको आंसर दे दूंगी। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी आप लिख के बता दें। थैंक यू वेरी मच।